वन सेकेंड सर। सर लेफ्ट हो गए हैं। Sir, you are on mute. Kindly unmute yourself. सर 2 मिनट बोल रहे हैं सर, 1 मिनट। नेटवर्क इशू हो रहा है सर। सर अब सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। Am I audible? यस सर। Okay. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आप अपना कीमती समय निकाल कर। जी। और सर हमारे साथ सभी हेल्थ पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। और सर जैसे कि आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो सर थोड़ा सा उनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। और सर जो अभी आप यहाँ पर केस देखे हैं जियो ई मित्र क्लिनिक प्लेटफॉर्म पर, तो सर हम्म। उनके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस सर वो बताइएगा सर। सारे कंफर्टेबल किस में है? इंग्लिश में, हिंदी में, किस में है? सर हिंदी, बहुत सर हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा सर। ठीक है जी। तो ये मेजोरिटी कहाँ कहाँ पे हो रहा है? कहाँ कहाँ से अपने पास जो सर केस जुड़ रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया सर। लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी जिले में हमारे क्लिनिक्स है, ई क्लिनिक्स। तो वहाँ से सभी हमारे हेल्थ पार्टनर डॉक्टर्स ज्वाइन किए हुए हैं सर। ठीक है जी। तो ठीक है, अभी हम लंग डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में। डॉक्टर गुरमेहर, रेजिडेंट हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन का। एंड इस टाइम मैं उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी मैं जियो के साथ ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है जुड़ को। एंड पेशेंट्स देख चुका हूँ यहाँ पे। एंड आई होप जितने भी मैं एचपी के साथ हूँ उनके जो ट्रीट किए हैं ठीक हों। अच्छा रिस्पांस है वैसे तो सबसे पहले तो जो लंग डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो आजकल दो एज ग्रुप्स में अगर हम बांटे, एक यंग एज ग्रुप में, एक ओल्ड एज ग्रुप में, तो अस्थमा बहुत कॉमन हो चुका है अब। जियो पे भी जितने भी पेशेंट्स अपने पास आ रहे हैं वो अस्थमा के साथ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। 1 सेकंड सॉरी, सर। आ रही है मेरी बात? यस सर, अब आ रही है वॉइस आपकी। हाँ।
तो अस्थमा में सबसे कॉमन तो आप जब हिस्ट्री लोगे पेशेंट की, तो सबसे पहले वो बताएगा जी मेरे को कफ है। ड्राई कफ से कॉमन होती है उस पेशेंट को। और वो बताएगा यूजुअली यंग एज ग्रुप का होगा। उसको आपको सबसे कॉमन पूछनी है हिस्ट्री की, उसको सीजन में, अलग अलग सीजन्स में उसको हिस्ट्री पड़ती है कि नहीं पड़ती। वो कहेगा जी छींके, जुकाम, नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, ये दिक्कतें उसको हर साल एक ही मौसम में आते हैं कि अलग अलग मौसम में आती हैं। अगर सेम मौसम में आती हैं तो ये अस्थमा की तरफ डायग्नोसिस जाता है अपना। फिर उसको पूछने को फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं। अस्थमा में बहुत कॉमन है कि उसके मदर को, फादर को, या किसी ने किसी सिबलिंग को जरूर अस्थमा हुआ। तो ये अस्थमा के बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन करा के ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ठीक रिस्पॉन्ड, अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी सिमिलर जो प्रॉब्लम है लेकिन मेल्स और एडल्ट एज ग्रुप में आती है, वो है सीओपीडी की प्रॉब्लम। सीओपीडी में सबसे कॉमन है स्मोकिंग की हिस्ट्री। हमें स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ध्यान से पूछनी है। बंदा कितनी स्मोकिंग करता है, अभी कर रहा है कि नहीं, पहले करता था तो कितनी करता था। लोग कहते हैं जी मैंने छोड़ दिया जी। हम अब अच्छे से नहीं पूछते तो हम लिख देते हैं जी ये पहले करता था स्मोकिंग, अब नहीं करता। लेकिन जब हम अच्छे से हिस्ट्री लेंगे ना, पूछेंगे कब छोड़ी, तो वो कहेगा जी मेरे को 2 महीने हुए छोड़ी को। तो 2 महीने छोड़ने को हम छोड़ना नहीं बोलते, कम से कम 1 साल हुआ होना चाहिए उसको स्मोकिंग छोड़े को, तब हम मानेंगे कि भाई उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। उसका एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में बहुत टिपिकल क्लियर फीचर्स होते हैं सीओपीडी के। तो उसके बाद भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट देते हैं, एंड पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है उसके बाद। फिर उसके बाद तीसरा, इन्फेक्शंस में जब हम जाते हैं, ये तो थी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शंस में जब हम जाते हैं तो सबसे कॉमन अपने पूरे इंडिया में ही है टीबी। उसके 4 लक्षण, 4 सिम्टम्स आपको सारे पेशेंट से पूछने ही पूछने हैं। आपको हिस्ट्री में ये 4 चीजें वैसे ही इंक्लूड करनी ही करनी है कि भाई पेशेंट को कफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कफ के साथ स्पुटम आ रहा है कि नहीं आ रहा। कफ विद स्पुटम अगर 15-20 दिन से ज्यादा है तो आपको एज अ फिजिशियन उसका एक्सरे करवाना ही करवाना चाहिए। 14 दिन से 15 दिन से कम है अभी, तो आप एक्सरे एक बार को रहने दे सकते हो, एंटीबायोटिक का ट्रायल दे सकते हो। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा होता है तो आपको एक्सरे करवाना ही करवाना है। दूसरी सबसे जो हिस्ट्री होती है कॉमन, भूख लगना, खाना खाने के बाद भी वजन ना ना बढ़ना, और शाम के समय का बुखार। ये सबसे ज्यादा कॉमन 4 फीचर्स हैं टीबी के। कफ विद स्पुटम, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, और फीवर। फीवर भी रात के, शाम के समय। वो कहेंगे जी नहीं मेरे को बुखार नहीं रहता, तो आप पूछेंगे जी मेरे को, आपको पसीना आता है क्या रात को, नाइट स्वेट्स जैसे बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है पूछना। ये 3-4 फीचर्स अगर हैं तो आपका डायग्नोज टीबी की तरफ जाएगा। अब मैंने एक प्रॉब्लम अपने यहाँ जियो में भी, जब मैं स्पूटम लिखता हूँ तो कई जाने तो करा लेते, लेकिन सिर्फ एएफ भी करवाते हैं। एएफ भी टीबी का पुराना डायग्नोस्टिक मेथड था। अभी एएफ भी तो है ही है, साथ में अपने को सीबी नेट बहुत जरूरी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में या जहाँ पे भी कार ने फ्री करवा रखा है तो सीबी नेट करना बहुत जरूरी है। पता लगता है कि सिंपल टीबी है कि एमडीआर टीबी है, ये पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ट्रीटमेंट जितना मर्जी देते रहो, पेशेंट ठीक नहीं होगा। इसके बाद निमोनिया आता है। निमोनिया में भी आप सेम है, कफ विद स्पुटम रहता है, एक्सरे कराओगे उसके बाद। अच्छा, एक और बहुत प्रॉब्लम आती है एचपीज के साथ, उन्हें जब सीटी स्कैन बोलते हैं, बहुत कम जने सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन जानने का सबसे मेन रीजन ये है कि जब कोई नॉर्मल बंदा सीटी स्कैन देख रहा है चेस्ट का, या इवन एमडी मेडिसिन भी देख रहा है, वो बहुत बेसिक चीजें बता पाता है सीटी स्कैन देख के। जब रेस्पिरेटरी मेडिसिन का बंदा मतलब चेस्ट का बंदा चेस्ट का सीटी स्कैन देखता है, वो ऐसी हजारों चीजें आपको पॉसिबिलिटीज बता सकता है जो और कोई इंसान नहीं बता सकता। प्लस जो एक्सरे होता है वो 2D इमेज है, चपटी इमेज है। सीटी स्कैन 3D इमेज है। वो हमें देखना बहुत जरूरी है जानने के लिए कि लंग्स के अंदर चल क्या रहा है, किस तरीके की बीमारी है। इसीलिए जब हम सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं तो आपको करवाना चाहिए वो चीज। और सबसे जरूरी बात, ये मैंने सैनी साहब से भी की थी पहले, फॉलो अप बहुत कम एचपीज भेजते हैं। वो क्या करते हैं जी, अपना ट्रीटमेंट देख लेते हैं, भी हाँ इस डॉक्टर ने ये 5 चीजें चलाई हैं, इससे ठीक हो रहा है मरीज, अब अपने हर पेशेंट में वो
कर रहे हैं। ये ना मेरी और ना किसी और डॉक्टर की, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जियो। वो सिर्फ यस अपना सर, बिल्कुल राइट। साइड राइट, साइड के आपने लिए बिल्कुल काम कर सही रहे कहा। हैं। वो बहुत फ्री टाइम होता है, किसी का भला हो जाए, मैं नहीं आ सकता यूपी बिहार, नहीं आ सकता मैं छत्तीसगढ़, मैं नहीं जा सकता, तो वहां के पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई सबको ट्रीटमेंट मिले। फॉलो अप नहीं आएगा तो वो कोई मतलब नहीं बनेगा। आप सेम ट्रीटमेंट चिपकाते जाओ ना, आपको पता है अस्थमा, आप अस्थमा का भी वही ट्रीटमेंट दे रहे हो, सीओपीडी का भी वही ट्रीटमेंट दे रहे हो, एबीपीए का भी वही ट्रीटमेंट दे रहे हो, फाइब्रोसिस का भी वही ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपको डिफरेंस ही नहीं पता, तो वो ज्यादा बेहतर हम बता पाएंगे ना कि कोई और। किसी ने भेजा है टीबी के लिए क्या क्या रिपोर्ट बताएं सर जी। सीबी नेट, सीबी नेट ट्रू पीसीआर टेस्ट होता है, CBNAAT, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, ये पूछा है अनिल कुमार जी ने। तो सीबी नेट होता है, और निमोनिया के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी होती है, एरोबिक कल्चर जिसे बोलते हैं, ये टेस्ट करवाने होते हैं। अच्छा, अब बाकी डॉक्टर्स में और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर में टीबी के इलाज में कब फर्क पता चलता है। आपने सपोज आपने टीबी सीवी नेट भी करवा लिया, उसमें टीबी आ गया, आपने टीबी की दवाई चालू कर दी, ये तो कोई भी डॉक्टर कर सकता है। हमारा रोल कहाँ आता है, टीबी की दवाई खाने से हिपेटोमेगाली हेपेटाइटिस हो गया, टीबी इंड्यूस हिपेटोटॉक्सिसिटी हो गई, आपको लिवर में डिरेंज LFT हो गए, डिरेंज RFT हो गए, आपको वॉमिटिंग आ रही है, प्रेगनेंसी में कैसे देनी है, बच्चों में कैसे देनी है, मेनिंजियल टीबी में कैसे देनी है, स्किन टीबी में कैसे देनी है, जेनाइटल टीबी में कैसे देनी है, ये हमारा रोल यहाँ पर आता है। एब्डोमिनल टीबी में कैसे देनी है, ये नहीं कोई बताएगा, वो कहेंगे जी टीबी गोली खा लो। कब कितनी कितनी डोज में किसको कैसे देनी है, वो सब डॉक्टर्स गलत बताते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का रोल इसीलिए ज्यादा है। दूसरी चीज, हमारी स्पेशलाइजेशन बहुत थोड़े इलाके में है, चेस्ट में है। लेकिन चेस्ट ऐसी चीज है जिसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट अंग जुड़ा हुआ है शरीर का, हार्ट। हार्ट और लंग्स बहुत क्लोज रिलेशन में है। अब जब हम किसी पेशेंट, ये भी बहुत मेरे को शिकायत है बहुत सारे एचपी से, जब मैं किसी को बोलता हूँ कि एक्सरे के साथ अपने को 2D इकोग्राफी भी करानी है, इकोकार्डियोग्राफी करानी है। वो इकोकार्डियोग्राफी इसीलिए बोलते हैं कि जो बंदा स्मोक कर रहा है, लंग्स जब फूलते हैं, जब लंग्स पूरे फूल गए, बलगम के जो टेस्ट बताए आपको वो करवाने चाहिए। क्योंकि पहले दवा उन्होंने खाई होगी टीबी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो कोई सही रहे, बात फिर वही नहीं, यार। कब खाई थी। उन्होंने, हमको लग रहा काफी साल हो गया, 5-6 साल पहले कोई खाई थी। बात नहीं, दोबारा करवाओ उनका टीबी का टेस्ट, दोबारा करवाओ। क्योंकि दवाई भी वो करीब 1.5-2 महीने हॉस्पिटल से भी खा चुकी है, बट आराम, जब तक दवाई खाती है तब तक आराम, फिर वही हाल ये होता चलो, मैं आपकी बात, अभी आप अपना माइक बंद कर दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब भी देता हूँ और एक और अच्छी बात भी बताता हूँ। आपने काफी अच्छी चीज पूछी है। है। देखो ऐसे है, जब टीबी होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 6 महीने की दवाई ले ली और अब आपका टीबी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। टीबी आपके शरीर में रुकता है। टीबी तब तक नहीं आपको दोबारा होगा जब तक आपका शरीर सेहतमंद है, आप खाना अच्छा खाएंगे, प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं, अपने को प्रोटीन ज्यादा लेना, जो एग से मिलता है, दालें, सोयाबीन, दूध से मिलता है, अपने को प्रोटीन डाइट ज्यादा रखनी होती है। और या हमें डायबिटीज हो तब हमें टीबी दोबारा हो सकता है। HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, मतलब किसी भी तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी घट जाती है, तो पुराना, बहुत साल, चाहे 50 साल पहले का भी टीबी हो, वो भी दोबारा से हो सकता है। इसीलिए अपने को ये चीजों का, जिसको एक बार टीबी होता है उसको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और टीबी कोई बहुत मतलब रेयर चीज नहीं है। टीबी का कीटाणु हमारे वातावरण में भी है, हमारी इम्यूनिटी घटेगी, हमारे तो नाक में भी है वो कीटाणु। टीबी, हमारी इम्यूनिटी घटेगी और टीबी का कीटाणु हमारे शरीर पे भारी पड़ जाएगा, हमें टीबी हो जाएगी। टीबी कोई बहुत रेयर बीमारी नहीं है। दूसरी चीज जो आपने पूछी वो भी मैं बताना चाहता हूँ। टीबी ठीक होने के बाद कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो पेशेंट को होंगी ही होंगी। टीबी के बाद आपको, आपके सांस की नली सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, वो होगा ही होगा। टीबी के बाद आपको आपके
जो फेफड़े में छेद बनता है टीबी के कारण, उसके अंदर फंगस की गेंद बन सकती है, ये भी बहुत आम है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है। तीसरी चीज, इन इसके कारण आपकी जो फेफड़े की बाहर की लेयर है वो पतली, बहुत पतली होती है, कागज जैसी होती है, लेकिन वो टीबी के बाद बहुत मोटी हो जाती है, जिससे क्या है कि फेफड़े पूरे खुल नहीं पाते, सिकुड़ नहीं पाते, खुल नहीं पाते, सिकुड़ नहीं पाते, जिसको हम प्लूरल थिकनिंग बोलते हैं। वो बहुत आम है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ब्रोंकिएक्टेसिस, जो बड़ी नलियां होती हैं वो खुली रह जाती हैं, वो बंद नहीं हो पाती। ये बहुत आम दिक्कतें हैं जो टीबी होती ही होती हैं। ये अपने को ये भी मैनेज करना आना चाहिए, और इसी के लिए बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग ही इसके इलाज भी होते हैं। हेलो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर अपना क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अस्थमा और सीओपीडी के लिए कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी चाहिए, पायरोमेट्री। इंक्लूडिंग सॉरी। पायरोमेट्री, लंग फंक्शन टेस्ट। ओके, एलएफटी और सी पीएफटी, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ओके। पल्मनरी या लंग फंक्शन टेस्ट, उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन है स्पायरोमेट्री। ओके, एनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर अस्थमा एंड सीओपीडी? एबीजी करवा सकते हो आप। कौन सा सर? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी। एबीजी। आप में से अगर पहले किसी ने मेरे को वो भेजा है, अगर अस्थमा का पेशेंट किसी ने रेफर किया है, तो मैंने, आपने कईयों ने देखा होगा, मैं एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, एईसी, और टोटल आईजीई, ये दो टेस्ट करवाता हूँ। ये इसलिए कराता हूँ कि जिस बंदे को अस्थमा है, लेकिन मेरे को कोई बोलता है जी ये पहले से दवाई भी ले रहे हैं, इनहेलर भी ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, मैं फिर ये टेस्ट इसलिए करवाता हूँ ताकि ये पता चले कि पेशेंट को अस्थमा ही है कि कोई और दिक्कत भी है। क्योंकि एलर्जी आपके शरीर में लाखों करोड़, दुनिया में जितनी चीजें हैं, आपको किसी भी इंसान को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। कईयों को पानी से भी होती है एलर्जी। आपकी सबसे सबसे कॉमन दवाई, मेरे को कोई भी एक जवाब दो आप अपनी प्रैक्टिस में, सबसे कॉमन दवाई जो आता है आप दे ही देते हो, ये भाई ये दवाई मेरे को देनी देनी है पेशेंट को, कौन सी देते हो? कोई भी एक जना, कोई भी कुछ भी बोल दो मेरे को। कोई जवाब दो कोई जना। किसके लिए सर? अस्थमा के लिए? किसी भी चीज के लिए आपके पास कोई पेशेंट आया रैंडम, कोई भी बीमारी, दुनिया में करोड़ों बीमारियां, किसी भी लिवोसेटिजिन, बीमारी। लिवोसेटिजिन विद मोन्टिल्यूकास्ट। लिवोसिट्रोजिन, आप जानते हो लिवोसिट्रोजिन एक एंटी एलर्जी दवाई है, और लिवोसिट्रोजिन से भी लोगों को एलर्जी होती है। ये भी केस हमने देखे हैं कि लिवोसिट्रोजिन एक ऐसी दवाई है, जब किसी को एलर्जी होती है तो हम उसको लिवोसिट्रोजिन देते हैं ताकि एलर्जी ठीक हो। लेकिन कई हम्म। कई पेशेंट्स हमने ये भी देखे जिसको लिवोसिट्रोजिन से एलर्जी है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, आपको हर चीज से एलर्जी हो सकती है। कॉमनली अस्थमा होता है, अस्थमा के बाद फंगस होती है, इंडिया में फंगस है। फंगस है या नॉर्मल अस्थमा है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ये दो टेस्ट, टोटल आईजीई और एईसी करवाता हूँ। अच्छा, आईजी, आईजी लेवल सर कितना मतलब हो जाता है तो अपन अस्थमा कंफर्म कर सकते हैं, कितना होना चाहिए? अस्थमा के लिए होता ही नहीं वो मैं बता रहा हूँ, फंगल इन्फेक्शंस के लिए होता है। वैसे तो नॉर्मल वैल्यू हर एक रिपोर्ट में उसका 100 तक देते हैं, लेकिन हम 500 तक फिर भी वेट करते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है जी। एक ईशाम क्राइटेरिया से आता है, अगर आप जब आज देखें जरूर, ISHAM, ईशाम, ABPA के लिए है ये, तो ABPA में इसका होता है। स्किन एलर्जी टेस्ट हमने उदयपुर में, स्किन प्रिक टेस्ट या स्किन एलर्जी टेस्ट जैसे बोलते हैं, वो भी हमने शुरू किया है। ओके, तो एक पेशेंट का सर बच्चा है 12 साल का, उसका आईजी लेवल क्या 3000 के करीब आ रहा है, तो उसको सांस में उसको दिक्कत, रात में? बिल्कुल उसको एबीपीए हो सकता है, उसको सीटी स्कैन करवाना चाहिए, थोरैक्स का HRCT, उसको स्किन प्रिक टेस्ट करवाना चाहिए, उसको एस्परजिलस, सबसे बेस्ट टेस्ट उसके लिए है एस्परजिलस स्पेसिफिक आईजीजी और आईजीई लेवल्स। तो उसको रात में सर क्या मतलब सांस की प्रॉब्लम उसको होती है? सारे फीचर अस्थमा वाले आएंगे, वो अस्थमा की हम्म। मेडिकेशन से ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जब मेडिकेशन छोड़ेगा उसको दोबारा वो सारे फीचर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें तो उसके लिए मेनली अपने को एंटी फंगल वगैरह ऐड करनी पड़ती है, लेकिन एंटी फंगल के बहुत सारे नुकसान हैं।
बहुत सारे अलग अलग दिक्कतें हैं। जो ड्रग ऑफ चॉइस है पोसाकोनाजोल, वो बहुत महंगी ड्रग है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तो अपने को इसका ये सर फिर चीज। हाँ जी। तो इसका सर तो इसका सर प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे पेशेंट है 12 साल का है, उसको रात में, सर्दी के समय, रात के समय सांस की दिक्कत रहती है। उसको सबसे पहले तो आपको वो करना पड़ेगा ना, टेस्ट करके पता करना पड़ेगा भी दिक्कत है क्या, फंगल है भी कि जी नहीं। जी। हाँ सर, टेस्ट करा के आप डॉक्टर गुरमेर सिंह सर से परामर्श करवा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट कराना बहुत जरूरी है सर। देखो, इन्वेस्टिगेशंस अपने पास बहुत अच्छी अच्छी एडवांसमेंट आ गई है, बट इन्वेस्टिगेशंस का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें अपने मन से बीमारी सोच के अगर इलाज करेंगे ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, वेस्टेज ऑफ मनी होती है, वेस्टेज ऑफ ड्रग मेडिकेशन होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम सबसे बड़ी चीज। 12 साल का बच्चा है, अभी बीमारी पकड़ में हम ला के अच्छे से इलाज नहीं करेंगे तो बच्चे का ना फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा, वो बीमार ही रहेगा पूरी उम्र। लंग्स ऐसी चीज है, एक बार ढंग से इलाज नहीं हो, खराब रहेगी ना तो खराब ही रहेंगे वो फिर आप जो मर्जी कर लो, फिर ठीक ही नहीं होते वो लंग्स। अच्छा, वो सर कॉमन एक्सरे एक्सरे फाइंडिंग में क्या होगी सर, सीओपीडी और टीबी की? टीबी में तो कैविटी और आपको कंसोलिडेशन दिखता है, सीओपीडी में अलग अलग फीचर्स होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन होती है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, फ्लैट डायफ्राम होता है। अब वो तो जी क्लास लेने वाली बात होगी जो तो आप मेरे से पूछ रहे हो। ओके। अपने को एक मतलब एक लिमिटेशन होती है, हमें अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए ना। अब वो हमारा, वो आप जो मेरी ब्रांच की बिल्कुल ही स्पेसिफिक चीजें हैं, तो वो पूछने लग पड़े वे आपकी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या है एक्सरे की, ये वो है ना, वो थोड़ी सी जी मेरे को जी जी। बताने में आफ्टर बहुत लंबा वेबिनार, टाइम चलेगा। जी जी, आफ्टर वेबिनार के बाद सर आप रिपोर्ट्स करवा लीजिए और सर से परामर्श करा लीजिए, क्योंकि हमारे साथ और भी हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो उनके भी क्वेश्चन है सर। तो सर पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे ना सर। जी। सर आपने अभी ना इनहेलर के बारे में बताया था, क्योंकि किसके इंडिया बारे में में? मैक्सिमम इनहेलर जो लेते हैं ना, रोटा कैप्सूल इनहेलर, इनहेलर, जी 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 जी। तो सर इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों को ना ये नहीं पता कि ये इनहेलर लेना कैसे है। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए सर। देखो, दो तरीके के इनहेलर होते हैं। एक होता है डीपीआई, ड्राई पाउडर इनहेलर, और एक होता है एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर। ड्राई पाउडर होता है जो आम प्रैक्टिस में आप सारे यूज करते भी होंगे, भाई वो खोला, अंदर कैप्सूल डाला, कैप्सूल तोड़ा, पाउडर हमने इनहेल कर लिया। दूसरा होता है गैस वाला जो एमडीआई होता है। तो सबसे देखो, अब मेरे को भी समझाना है ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे अगर कॉमन, मैं भी मेहनत ना करूं, आपकी भी मेहनत ना लगे, आजकल कोई भी ड्रग आप अच्छी कंपनी की लोग है ना, तो उसके ऊपर एक बार कोड बना आता है। बार कोड से सीधा वही वीडियो खुलेगी कि इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि पेशेंट की अंदर सांस खींचने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैं अगर जोर से खींच पा रहा हूँ तो आप मेरे को पाउडर वाला दो, पाउडर वाला दोगे। अगर देखोगे कि ऐसे खींच रहा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे चोट लगी है, पेट में दर्द है, मेरे हर्निया है, मैं नहीं जोर लगा सकता, मेरे पाइल्स है, प्रेग्नेंट हूँ, कुछ भी है ऐसी दिक्कत, मैं जोर से नहीं सांस खींच सकता, तो आपको मेरे को गैस वाला एमडीआई देना है। अब लेने का तरीका डीपीआई का बहुत सिंपल है। डाला, कैप्सूल पंक्चर किया, सबसे पहले अपने को पूरा फेफड़ा खाली करना है, और जैसे मोमबत्ती बजाते हैं, पूरा फेफड़ा खाली किया, इनहेलर मुंह में डाला, जोर से खींचा, सांस रोकना है, मन में 10 20 30 जितने आप गिन सकते हो उल्टी गिनती करनी शुरू करो, जितना गिन सकते हो, फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। एक बार सुबह और एक बार शाम को। यह है डीपीआई में। एमडीए में भी सिमिलर है। एमडीए में मैं, आपने देखा होगा, मैं ज्यादा स्पेसर लिखता हूँ साथ में। स्पेसर इसलिए लिखता हूँ कि एमडीआई लोगों को अगर सामने बैठे हो आप तो ही सिखा सकते हो, मरीज को सिखाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्पेसर का इसलिए रोल आता है कि अगर आप ढंग से नहीं ले रहे, हल्का फुल्का इधर भी हो गया तो ड्रग वेस्ट नहीं होगी, वो सिलेंडर के अंदर ही है। वो एक सांस में नहीं आई तो अगली सांस में तो वो ड्रग आ ही जाएगी अंदर। और यस सर। तीसरा, बहुत ही बुजुर्ग है मान लो पेशेंट, तो उसको आपको कुछ नहीं कहना चाहिए, उसको कहना स्पेसर मुंह पे लगा, पीछे से इनहेल पकड़, नाक बंद कर, वो पीछे से 3 4 बार दबा, और नॉर्मल मुंह से सांस लेते रहे। उसको जो बहुत बुजुर्ग है, जो नहीं बहुत जोर से नहीं खींच सकता, बेसिक अपने को क्या याद रखना है, सांस जोर से फेंकी बार, फेफड़ा खाली किया, उसके बाद इनहेलर मुंह में डाला, जोर से सांस खींची और सांस रोकना है। बेसिक अपने को ये याद रखना है।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और सर डिटेल में भी बताया कि पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, रिपोर्ट्स जो है वो भी साथ में लेकर के आना चाहिए। और सर हमारे एक हेल्थ पार्टनर जी का आपसे क्वेश्चन है, अर्पित जी यादव जी का। जी। जी सर, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। एक मिनट, मैं देख रहा था सर, मेरे पास एक पेशेंट आता है तो उसको हम एंटासिड सिरप दे देते हैं तो उसका सांस बहुत ही ज़्यादा फूलता है, कंट्रोल रेफर करना पड़ा, ऐसा क्यों? एंटासिड सिरप से? जी देखो, सर। इसके इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एंटासिड मतलब सिर्फ एंटासिड सिरप देने पे सांस फूलता है, कि कुछ भी पिलाओ या कुछ भी खिलाओ उससे सांस फूलता है? जी सर, सिरप ग्रुप में कुछ भी देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मल पानी पीते हैं तब भी होता है? जी सर, नॉर्मल पानी से नहीं होता है, बाकी सिरप ग्रुप में हम कोई भी दें, मल्टीविटामिन दें या एंटासिड दें, कोई भी सिरप देते हैं, कफ सिरप दें, सबसे प्रॉब्लम हो जाती है इन्हें। खाना खाने से प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, खाना खाना खाने से खाने सांस फूलता हो या खांसी आती हो बहुत ज्यादा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सिरप ग्रुप ना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन्हें। एज क्या है पेशेंट की? एज इनकी भाई है 35। यंग ही है किस? क्या वैसे उनको क्या दिक्कत रहती है? सर एक्चुअल में क्या, इनके बॉडी पेन रहता है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा था इनके। तो एक जांच कराई थी इनके, गैस बनी हुई थी, तो एंटा सिरप दे दी हमने इनको। जिसके बाद हमें इन्हें ऑक्सीजन के लिए ही रेफर करना पड़ा। आपने एक्सरे या सीटी स्कैन करवाया? सर एक्सरे नहीं करवाया इनके, कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ना खांसी आई ना कभी सांस फूली। एक साल पहले सर हमने इन्हें दी थी सिरप, तब भी ऐसी दिक्कत हुई थी, तब भी इन्हें रेफर करना पड़ा। उससे तो हमें लगा पहले कि जब इन्होंने मतलब कभी सिरप यूज करते हैं उससे पहले से, 2-3 साल पहले से कोई, कि 2-3 साल पहले सिरप शुरू है इनके? नहीं सर, हमने एक साल पहले हमने ही दी थी इन्हें सिरप, तब भी इन्हें यही दिक्कत हुई थी। तो हमने कंट्रोल कर लिया, तो इस बार कंट्रोल नहीं कर पाया हमने। ठीक है, देखो ऐसे है, सिरप देने से होता है, पानी देने से नहीं। अगर सिरप या किसी भी पानी देने से होता है तो हो सकता है किसी ना किसी तरीके का फिस्चुला बना हो। मतलब जी हमारे कहने का, खाने और सांस वाली नली के बीच में कोई रास्ता हो, कि खाने के रास्ते में जो जाना चाहिए वो ना चाहते हुए भी सांस के रास्ते में जा रहा है। शराब जी पीता है 35 साल वाला? जी सर। शराब पीता है वो लड़का, 35 साल वाला? और फीमेल है ये। अच्छा। जी सर। किसी और प्रकार का कोई नशा करती हो फीमेल? नहीं सर, कोई भी नशा नहीं करती। हाँ। फिस्चुला रूल आउट करना पड़ेगा यार। फिस्चुला में क्या होता है, खाने वाली नली का जो भी सामान है वो सांस वाली नली में जाता है, जिसके बाद सांस फूलता है, खांसी आती है बहुत ज्यादा। जी वो सर। रूल आउट करना पड़ेगा। जी। ठीक है जी। अच्छा, अगला है जिसको इन्होंने दिया, क्या उसको सर जी लास्ट तक इन्होंने देना? नहीं, अपने को वो भी टेपर करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इसीलिए फॉलोअप बहुत जरूरी होता है अनिल जी। आपको अगला फॉलोअप इसीलिए हम देते हैं कि पेशेंट, अब जो मैं स्पायरोमीटर लिखता हूँ, पहली बात तो लोग कराते नहीं। जो कराते हैं वो एक बार के बाद दूसरी बार नहीं कराते। तो दूसरी तीसरी बार कराने का मतलब यही है कि पहले की स्पायरोमेट्री और अब की स्पायरोमेट्री में सुधार है कि नहीं। अगर सुधार है तो हम डोज भी घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी घटाएंगे। उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा स्पायरो कराएंगे, पहले 2 हफ्ते बाद कराएंगे, फिर 6 हफ्ते बाद कराएंगे, फिर 6 महीने बाद कराएंगे। एक बार कराने से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। सांस की बीमारी और चमड़े की बीमारी ये बहुत लंबी दवाइयां चलती हैं, लेकिन बंद होती हैं अगर आप ढंग से फॉलोअप करवाओ। फॉलोअप करवाना बहुत जरूरी है पेशेंट का। नहीं तो पेशेंट आपका भी बिगड़ा है, हमें तो गाली देगा ही देगा। भी वो इतना पैसा भी खर्चा और डॉक्टर ने कोई दवाई भी ढंग की भी उस टाइम तो ठीक था, बाद में तो क्योंकि फॉलोअप नहीं होता, वो तो ऐसे ही रहेगा पेशेंट। श्रेय उपाध्याय सर, क्या एक्सरसाइज करने से ओल्ड एज में दिक्कत हो सकती है? नहीं जी, बिल्कुल करनी चाहिए। करनी चाहिए बिल्कुल एक्सरसाइज। डिपेंड करता है आप कार्डियक पेशेंट हो या अस्थमेटिक हो, सीओपीडी है आपको, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। एक्सरसाइज से कोई दिक्कत नहीं आती। हेलो। जी। हाँ सर, थोड़ा स्पायरोमेट्री और ईवीजी टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? ये मतलब नॉर्मल लेबोरेटरी में होता है क्या ये? यार, कोई भी इमरजेंसी सेटअप है उस पे एबीजी तो होता ही होगा। एबीजी एक बहुत कॉमन चीज है। कहीं भी इमरजेंसी में सबसे पहली चीज आपकी एबीजी ही होती है। आपको पेशेंट, आप
पेशेंट चाहे बेहोश है, पेशेंट चाहे नॉर्मल है, आपकी एबीजी होगी सबसे पहले। तो एबीजी आपको इमरजेंसी सेटअप पे तो मिल जाएगा। रही बात स्पायरोमेट्री की, स्पायरोमेट्री आपको एक उसी बंदे के पास मिलेगा जहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का बंदा है, वहीं होगा। अच्छा, मतलब हर जगह उपलब्ध नहीं होगी एवरी हॉस्पिटल में? डिपेंडिंग अपॉन दी जगह, जहाँ पे तो बहुत कॉमन है, हर बंदा रखता है। ओके। और मेरा यहाँ एबीजी उदयपुर टेस्ट, में। हाँ जी। एबीजी टेस्ट कॉमन जो लेबोरेटरी होती है, ब्लड लेबोरेटरी, उनमें रहती है क्या फैसिलिटी है? नहीं, ये आपको इमरजेंसी सेटअप में ही होता है, क्योंकि इसकी जो ब्लड लेने से लेके मशीन तक लगाने का जो टाइम है ना, वो 1-1.5 मिनट से कम होना चाहिए। अच्छा। वो ये वेन का ब्लड नहीं है, ये आर्टरी का ब्लड है। ओके। आर्टरी का ब्लड लेके आपको साथ के साथ मशीन में लगाना पड़ता है। ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, जहान भर के इलेक्ट्रोलाइट, सब जो मतलब बहुत बड़ी रिपोर्ट बनती है, बनती 10 सेकंड की रिपोर्ट होती है, 10 सेकंड में तैयार हो जाती है। सर, एक बेबी 1 ईयर का हो गया है, वो रोते रोते सांस रोक लेता है और अनकॉन्शियस होता है, बॉडी हरी नहीं होती है। ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है जी। इसको क्या बोलते थे, कौन सा साइनोसिस होता था, मैं भूल गया। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। ये 5 साल तक बच्चा कर सकता है और बिल्कुल नॉर्मल है। अब थपथपाए हैं वो जाग जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आजकल कॉमन लोग भी। सैन साहब, एक बार ये जसवंत जी का पढ़ना है, क्या लिखा है यार? सर बच्चे, जो बच्चे आजकल कॉमन लोग भी नेबुलाइज, सर नेबुलाइज करता है तो वो सेफ है? मतलब हाँ बच्चों में या हाँ फिर हाँ बड़ों में जो कॉमन लोग नेबुलाइज करते हैं ना, तो वो हाँ हाँ सेफ है सर? हाँ। पीडियाट्रिक डोज अलग होती है, पीडियाट्रिक नेबुलाइजेशन मास्क अलग से आते हैं। बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, नेबुलाइजेशन बिल्कुल सेफ है। ओके सर, ये नेबुलाइजेशन जो है नॉर्मल सैलाइन से करना होता है या फिर नॉर्मली हम एक कैप्सूल मेडिकेशन आते हैं होती है। भाप वाले? देखो, अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज पूछी है आपने। नॉर्मल सलाइन से हम तब करते हैं जब पेशेंट को स्पुटम ना आ रहा हो और हमें लग रहा है या तो निमोनिया या तो टीबी है। हमें सीबी नेट एएफबी कल्चर सेंसिटिविटी लगवानी है। हमें ब्रोंकोस्कोपी नहीं करनी। ब्रोंकोस्कोपी क्योंकि थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है, कि नली डालो, एंडोस्कोप डालो, अंदर से सैंपल कलेक्ट करो। तो हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट खुद से स्पुटम निकाल दे। नॉर्मल सलाइन से अपने रेस्पिरेटरी का जो सिलिया होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, वो उसको इरिटेट करता है, तो जितना भी कचरा होता है ना वो बाहर फेंकता है। जो नेबुलाइज हम अस्थमा सीओपीडी में देते हैं वो दवाइयों से करते हैं, जैसे मैं ओके ग्लाइनियम, फॉर्मोनाइड, ब्यूडेकॉर्ड, फॉर्मेट्रोल, लिवोलिन, ड्यूलिन, इससे करवाते हैं। ये दवाइयाँ होती हैं। अलग अलग नेबुलाइजेशन मटेरियल अलग अलग चीजों में काम आता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, हाँ मैं सर, मेरे पूछना। हाँ जी, पूछो जी। सत श्री अकाल, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? जी बिल्कुल ठीक है जी। ਇੱਕ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਕਫ ਦੀ। हाँ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਫ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਸੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कितना कितना दोबारा बोले हो? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਤੇ ਕੋਲਡ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ। सैनी साहब, मेरा खराब आ रहा है कि इनका खराब आ रहा है? हेलो। सर ही सेड कि 1-2 हफ्ते से एलर्जी होती है, तो सर एलर्जी किस प्रकार की होती है सर, एक बार रिपीट करेंगे दोबारा? ਐਲਰਜੀ ਕੋਲਡ ਤੇ ਕਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। कोल्ड एंड कफ होता है सर? नहीं नहीं, वो तो ठीक है जसवंत जी। मैंने एक गल दसो, पेशेंट की एज कितनी है? इनके नेट में प्रॉब्लम है? जी जी, नेटवर्क इशू है सर, कट कट के आ रही है वॉइस। कोई नहीं, तब हेलो। तक कोई और कोई पूछना चाहता हो? हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि डुओलिन और वीडियो कोड से नेबुलाइजेशन अपन किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, सेफ है? हेलो। हेलो। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? वॉइस, जी सर हाँ वॉइस जी। आ हाँ, रही अब है आ रही सर। है सर। हाँ, ड्यूलिन और वीडियो कोड।
ड्यूलिन और ब्यूटिकॉर्ड हम किस किस कंडीशन में देते हैं? जी, नेबुलाइज किस किस कंडीशन में कर सकते हैं उसको? देखो, ड्यूलिन तो सिर्फ आजकल इमरजेंसी में रह गया है। एक्यूट एग्जैजरबेशन ऑफ सीओपीडी में ही आप दे सकते हो सिर्फ, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। उसका असर 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म में तो किसी पेशेंट को मत दो, रेगुलर यूज में तो पेशेंट को देना ही नहीं है। रेगुलर यूज में पेशेंट को कब देना, अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरबेशन के साथ आया आपके पास, पेशेंट एडमिट है, तो आपको दिन में 5 बार, 4 बार या 5 बार देना है। और बात रही ब्यूटिकॉर्ड की, ब्यूटिकॉर्ड एक स्टेरॉयड है। तो स्टेरॉयड का काम सिर्फ अस्थमा में है, सीओपीडी में अस्थमा का कोई काम नहीं है। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी 2024 में अपडेट आया है एक, कि सीओपीडी में हम ब्लड का इओसिनोफिल काउंट करवाते हैं, जिसको मैंने एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट एईसी लिखा था। अगर हम्म। उसकी रेंज 300 से ज्यादा आती है सीओपीडी में, तो हम ट्रिपल हम्म। कॉम्बिनेशन का इनहेलर देते हैं। तो पुराने वाले इनहेलर्स, आजकल मैं तो मेडिसिन बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले भी नहीं देते उनको। वो पुराने जो बुजुर्ग हो गए हैं डॉक्टर, वो क्या करते हैं जी, एक बार पढ़ लिया बस हो गया, पूरी उम्र वही लिखते रहेंगे। जबकि रेस्पिरेटरी इकलौती ब्रांच है जो हर साल अपनी हर बीमारी की गाइडलाइन अपडेट करती है। जीना गाइडलाइन अस्थमा की है, गोल्ड गाइडलाइन सीओपीडी की है, एनटीपी गाइडलाइन है, इंडेक्स गाइडलाइन है, ये और कौन सी गाइडलाइंस आती हैं, ये ईपीटीबी की गाइडलाइन है, आईएलडी की गाइडलाइन है। ये सारी गाइडलाइंस हर साल अपडेट होती है, हर साल कुछ बहुत मेजर चेंज ही आता है। इसीलिए पुरानी दवाइयाँ कुछ कुछ टाइम तक ही काम करती हैं, हर साल आपको अपडेट रहना पड़ता है। किताबें पढ़ना, जर्नल्स पढ़ना, सीएमई अटेंड करना, ये बहुत जरूरी होता है। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे किसी को अस्थमेटिक अटैक आता है तो उस कंडीशन में नेबुलाइजेशन यूज कर सकते हैं, लाइक डूल, नेबुलाइजेशन ही यूज करना है उस इनहेलर की कंडीशन। जगह? किसकी जगह? हाँ, इनहेलर काम नहीं आएगा। इनहेलर से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा ड्रग डेपोजिशन रेट नेबुलाइजेशन की है। आपको ओके। नेबुलाइजेशन ही यूज करना पड़ेगा। हाइड्रोकॉर्ट देना सबसे जरूरी। स्टेरॉयड दो उस टाइम, मैं स्टेरॉयड के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन जब अस्थमा है, स्टेरॉयड सबसे हम्म। पहले दो। सबसे पहले स्टेरॉयड दो। वो लाइफ सेविंग ड्रग है। पर सिर्फ लाइफ सेविंग के टाइम पे देनी चाहिए, हमें हर चीज में स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए। स्टेरॉयड बेस्ड प्रैक्टिस सबसे घटिया प्रैक्टिस लगती है मेरे को। कईयों को बुरी भी लगेगी मेरी बात, कि हर छोटी बीमारी पे कोई प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन लिख के दे देता है, मेरे को सबसे घटिया चीज लगती है वो। आपको मतलब, इसका मतलब आपको बीमारी नहीं पता। इसका मतलब आप बस ऊपर ऊपर से बस पेशेंट को, मतलब मेरे को वो सही नहीं लगती चीज। तो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन अस्थमा में सबसे पहली चीज और बढ़िया चीज स्टेरॉयड ही है। ओके, तो नेबुलाइजेशन इज मच मोर इफेक्टिव देन इनहेलर्स इनहेलर? बिल्कुल। ओके। ओके। नेबुलाइज हम घर पे भी एडवाइस करते हैं, पर महंगा पड़ता है। इनहेलर सस्ते पड़ते हैं, इसीलिए पेशेंट ज्यादा टाइम तक नेबुलाइज नहीं ले पाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछ लीजिए, आज बहुत बढ़िया मौका है आपके पास, देखिए। क्योंकि कीमती समय निकाल करके डॉक्टर गुरमेर सिंह सर आए हैं, तो और हेलो। सर जी। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर। सर हैं आ, लाइन पर ही। जी सर जी, ये प्रॉब्लम आ रही है। कल जब मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम हुई थी सिरप देने से, तो हमें इसको प्रेडनिसोलोन प्रीमा का 100 इंजेक्शन दिया था, डेरी वाला इंजेक्शन दिया था। उसके बाद जब डॉक्टर के पास जो फरगात पेशेंट जाता है रेफर होके दूसरी जगह, तो वो बोलते हैं कि ये डॉक्टर ने गलत किया है, आपको गलत इंजेक्शन दिया, प्रेडनिसोलोन नहीं देना था और ये स्टेरॉइड दे देते, ये गलत किया है। क्या सर ये हमने गलत किया इमरजेंसी स्थिति में? 1 सेकंड सर, अभी अब आ रही मेरी बात? जी सर, आ रही है सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ठीक किया। इमरजेंसी कंडीशन में आप दे सकते हो, वो जिसमें आपने स्टेरॉइड दिया उसमें आपको देना चाहिए था। इसमें वैसे सबसे एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको लग रहा है कि किसी सिरप के कारण हो रहा है, तो आप डेक्सोना प्रेफर करो, डेक्सामेथासोन प्रेफर करो, ना कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अलग अलग है।
जी डेक्सामेथासोन एलर्जी के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। अस्थमा का एग्जैजरबेशन है तो हाइड्रोकोर्टिसोन यूज करो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अलग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेरॉयड सारे सेम नहीं होते, हमें लगता है स्टेरॉयड है तो बस स्टेरॉयड है बस, और कुछ नहीं है। स्टेरॉयड हजारों प्रकार के होते हैं। आपको जान के एक हैरानी होगी, एक डेकाड्यूराबोलिन नाम से इंजेक्शन आता है, 15 मिलियन यूनिट्स IM देते हैं वो इंजेक्शन। वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। टीबी में स्टेरॉयड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉयड देते हैं क्यों? क्योंकि वो पेशेंट की हेल्थ में इंप्रूव करता है। वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड आपके हेल्थ को इंप्रूव करता है, एक इंजेक्शन देना ही चाहिए उसका, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड हम देते भी हैं। तो आपने ठीक किया, वो इमरजेंसी कंडीशन में आप दे सकते थे और आपने दिया तो ठीक किया है। जी सर। सर जी। एक मेरा पेशेंट आप रेफर है, प्रिया अच्छा। गुप्ता नाम से। अच्छा जी। अ, जी सर, उसका हमने जांचें लिखी थी, वो उनकी आज कंप्लीट हो पाई है। उन्होंने जांच भेजी थी वो चेकअप हमने। अभी आप हाँ, की दे रहे हैं तो उनके आज ही दिखा दें या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए? जैसे आप क्या। जी सर, एक्चुअल में आपने जो सर दवा आपने लिखी थी उससे कुछ आ नहीं हुआ, तो चेकअप कराओ तब क्लियर हो पाएगा। मैंने तो आज तक कभी किसी को दवाई लिखने की कोशिश की नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट टाइम में तो सिर्फ पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखो जैसे आपने मेरे को ये बात बोल दी कि आपकी दवाइयों से आराम नहीं मिला, ये मेरे सर को हम तो ये ये देखो हम नहीं सुनने बोल की चीज पसंद ही नहीं है। सर हम नहीं बोल रहे हैं, ये पेशेंट बोले हैं सर। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा जी हूँ सर। कि मेरे को ये चीज सुननी जमा नहीं पसंद कि मेरे को कोई बोल दे जी आपकी दवाई से आराम नहीं पड़ा। अरे भाई तुम आगे दवाई मांगते हो, भाई दवाई दो दवाई दो, अरे मेरे को पता तो चले दवाई देनी किस चीज की है। आप 100 जगह जी टक्कर खा के आए हो, मेरे को मेरा काम करने दो, मेरे को मेरा काम ना सिखाएं ज्यादा बेहतर है। मैं मेरा ये हिसाब है। सर। जिसको मेरे पास दिखाना होता है दिखाता है, जिसको नहीं दिखाना बहुत लोग बुरा मानते हैं मेरी बात का। पर जैसे आपने मेरे को ये बात बोल दी तो उस वो यही कारण है, इन्वेस्टिगेशन कराई ही नहीं, मेडिकेशन पहले मांग ली, तो वो यही होगा। फिर तो कहाँ काम करेंगे दवाइयाँ वो। जी सर। कोई नहीं, दिखा देना आप, मैं देख राइट। लूंगा, इन्वेस्टिगेशन दिखा देना। जी 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 सर, सर आपने बहुत बारीकी की पॉइंट बताया है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है, जिससे पता भी चल जाता है कि हाँ लंग्स में क्या प्रॉब्लम है। तो सर जी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर जैसे आपने बोला कि स्टेरॉइड देने से बहुत नुकसान है, और मैं नहीं मानता कि स्टेरॉइड ज्यादा देना चाहिए, बट बताया भी गया है कि स्टेरॉइड एक संजीवनी का काम भी करता है। और यदि हम इसको ज्यादा देते हैं तो हमारे लिए मतलब पेशेंट के लिए क्या दिक्कत है, उसको आगे चल के किस प्रकार के नुकसान या बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे कॉमन तो जी शुगर है, शुगर हो जाएगी मरीज को अनकंट्रोल। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है डायबिटीज। जी दूसरा जी है हमारे स्टेरॉइड्स, हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, हार्मोनल जी इम्बैलेंस हो जाता है। तीसरी चीज जी जी HPA एक्सिस होती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। मतलब वो सारे शरीर का तापमान कंट्रोल करना, चलना फिरना कंट्रोल करना, खाना पीना कंट्रोल करना, भूख, लेटरिन पेशाब कंट्रोल करना, ये सब हिला देता है। अगर ओवर, जिसको हम एब्यूज बोलते हैं, ड्रग जी एब्यूज जी करें तो ये बहुत सारी, हमारा शरीर शरीर नहीं रहता जी, डिपेंडेंट हो जी जाता है, जी सबसे बड़ी बात। जी जी संजीवनी का काम मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने अभी बोला, अस्थमा में मेरी पहली ड्रग ऑफ चॉइस स्टेरॉयड है, क्योंकि वो संजीवनी का काम करती है। लेकिन जहाँ जी जी संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं, हम हर एक को संजीवनी बूटी देते जाएं जी 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 तो वो जी अच्छी बात थोड़ी है। जी जी स्टेरॉयड सबसे सबसे दूसरा खतरनाक काम करती है, हमारी इम्यूनिटी को कम नहीं करती, खत्म करती है। जी जिस जी पेशेंट का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, वो पूरी लाइफ जी टाइम उसको स्टेरॉयड खाना पड़ता है। क्यों? जी क्योंकि स्टेरॉयड उसकी इम्यूनिटी को बढ़ने नहीं देगा। मतलब मान लो लिवर या लंग ट्रांसप्लांट तो बहुत दूर की बात है, लिवर ट्रांसप्लांट कॉमन है। लिवर ट्रांसप्लांट जी हुआ, वो अपनी बॉडी लिवर को रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए अपनी बॉडी को लड़ने की शक्ति खत्म कर देते हैं कि यार हमारे बाहर का लिवर आया, कहीं इससे लड़ने ना लग पड़े। तो हमारे जी बॉडी की लड़ने की शक्ति को खत्म करना पड़ता है, इसीलिए लाइफ टाइम स्टेरॉयड चलता है। जी जी इसीलिए सर हर जैसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। हम्म। सर जैसे कि कोई पेशेंट अपने पास आया है जो कहीं और से ट्रीटमेंट करा के आया है, और बट ऐसा बताया गया कि यदि हम उसको स्टेरॉइड नहीं देंगे तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा और कहीं और चला जाएगा।
या फिर पेशेंट जहाँ से भी ट्रीटमेंट करा के आया है तो ऑलरेडी वो स्टेरॉइड खा के आया ही होगा। तो इस देखो स्थिति में ऐसे आपका है, क्या? देखो ऐसे है, दो चीजें होती हैं। ये पता नहीं जी मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर दो तरीके की जी प्रैक्टिस जी होती है। एक होता है एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल प्रैक्टिस में स्टेरॉइड का जी दूर दूर तक कोई काम नहीं है। जी जी दूसरा होता है पैसे वाली प्रैक्टिस, पैसा कमाना है, जी पेशेंट कहीं और जी नहीं जी। जाने देना। तो अगर आपको वो नहीं, वाली जैसे कहीं प्रैक्टिस भी और से करनी आया है, हो। मेरे को पता है बहुत लोग मेरा कहने करते का हैं मीन्स ये है कि बाहर। जैसे। कोई अब जी ऐसा आपको एक छोटे से थोड़ा शायद किसी को टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा? नो नो इश्यू नो सर, ठीक है। नहीं कंटिन्यू। नहीं नहीं। तो कई बार क्या होता है, अब बाहर के देश की एग्जांपल दो, बाहर आपको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि कीटाणु को खत्म करना है। हमारे शरीर की क्षमता है कि एक कीटाणु मेरे में आ गया तो वो 14 से 21 दिन में बिना दवाई के मेरा शरीर खुद खत्म कर देगा। जी हमें बुखार होता है, बुखार का क्या काम है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना, ऐसा टेम्परेचर कर देना कि बिल्कुल। उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए और मर जाए खुद से। बाहर का जी देश जी आपको एंटीबायोटिक नहीं देगा। हमारे देश में एंटीबायोटिक बिल्कुल टॉफी की तरह बांटते हैं। जी जी एंटीबायोटिक क्या, सारी दवाइयां टॉफी की तरह बांटते हैं, कुछ भी खा लो कभी भी खा लो। आधी दवाई इस डॉक्टर से खा लो, आधी दवाई उस डॉक्टर से खा लो, बहुत कुछ चलता है हमारे में। पर जो बंदा ढंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, आप चाहे उससे 7 दिन 8 दिन में ठीक हो रहे हो, पर वो ऐसा ठीक हो गया कि आप दोबारा खराब नहीं हो गए। जी जी लेकिन हमें, अब मैं बैठा हूँ, मेरे को नॉलेज कम है, पर मेरे को पता है स्टेरॉइड से पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगला बंदा ठीक प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पता है कि यार स्टेरॉइड देने से नुकसान होगा, सिंपल मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दूंगा, 5 दिन में जो ठीक होना वो चाहे 10 दिन में ठीक होगा, पर एक ही बारी में ठीक हो जाएगा। मेरे को पेशेंट जी खींचना, मैं क्या करूंगा, मैं 3 दिन स्टेरॉइड दे दूंगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा जी पेशेंट। पेशेंट जी कहेगा जी मैं पुराने डॉक्टर को तो कुछ आता ही नहीं जी, आप भगवान हो मेरे तो। जी तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है। जी आप स्टेरॉइड अगर आपको देना भी है, सबको बता रहा हूँ, आपको अगर स्टेरॉइड देना भी है तो जी 2 3 दिन, हद हद मार के 5 दिन। मैंने भी आप में से कई पेशेंट, आपने जो पेशेंट भेजे हैं, मैं स्टेरॉइड भेजता हूँ। वो कब देता हूँ मैं स्टेरॉइड? जब दूसरी बार भी कह गया मेरे को आराम है लेकिन फिर भी अभी भी दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 दिन तो स्टेरॉइड ले ले। वो इसीलिए कि 5 दिन में स्टेरॉइड ने सब कुछ ठीक कर देना, पर 5 दिन से ज्यादा मत दो। वैसे तो तीन जी दिन दो, 3 दिन से ज्यादा मत दो, पर एज के अकॉर्डिंग। हाँ, स्टेरॉइड आपको एज के अकॉर्डिंग देखना और वेट के अकॉर्डिंग देखना, ये आपको आना चाहिए। जी। फिर आप दे सकते हो 3 4 5 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे अभी आपने बताया कि फीवर आना एक अच्छी बात है जिससे बैक्टीरिया खलबला जाता है बॉडी के अंदर। तो बट फिर हम लोग इतने जल्दी उनको पीसीएम वगैरह एक केरोसिन बहुत सारी चीजें इतने जल्दी क्यों देने लगते हैं यदि? अब हर चीज का फायदा भी है, हर चीज का नुकसान भी है। ज्यादा टेम्परेचर पे अगर गंदी चीजें मरती है ना, कीटाणु मरता है, तो अच्छी चीजें भी जी मरती हैं। जी जी अगर कीटाणु मर रहा है ना, तो हमारे शरीर के जो प्रोटीन है ना, तो जी प्रोटीन की डीनेचुरेशन शुरू हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर पे। इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर भी अच्छी बात नहीं है। हम पीसीएम देते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे, एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जो काम टेम्परेचर नहीं करना था वो दवाइयां कर दे, केमिकल मार दे जाके कीटाणु को। जो चीज ज्यादा टेम्परेचर ने मारना था वो दवाई मार देगी। जी अच्छा, एंटीबायोटिक का भी मैं सच बता रहा था। निमोनिया अगर आपको है पेशेंट को, तो आपको यूजुअली आप एंटीबायोटिक 4 5 6 7 14 दिन देते हो। निमोनिया में आपको कम से कम 21 दिन के लिए देनी है। आप, मेरे को कभी भी आज तक निमोनिया का पेशेंट का फॉलोअप आया ही नहीं सैनी साहब, मेरे को एक भी पेशेंट का आज तक निमोनिया के पेशेंट का फॉलोअप नहीं आया, और जिसको कम से कम 21 दिन की दवाई देनी थी, मेरे पास आज तक नहीं आया। जी जी सर, देखिए इसीलिए आपका वेबिनार रखवाया है ताकि हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को ये चीजें जो आप बारीकी से बता रहे हैं उनको समझ आए। क्योंकि डायरेक्टली मेडिसिन भी देना पेशेंट को वो सेफ नहीं रहता सर। जब कि आप जैसे इतने अच्छे डॉक्टर हमारे पास है पल्मोलॉजिस्ट, तो सर यहाँ पर ओपीडी से उनको दिखाना चाहिए, फॉलो भी दोबारा ले लेना चाहिए ताकि मरीज की बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो। देखो, आपको 2 3 चीजों का बहुत, आपको थोड़ी, आप करवाना ना करवाना आपकी इच्छा है, पर आपको इंपॉर्टेंस 2 3 चीजों की पता होनी चाहिए। एक, आपको इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपको फॉलोअप की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। करवाओ ना करवाओ, आप नहीं करवाते मेरे को पता है, आप में से बहुत कम लोग करवाते हैं, पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने पास तो जरूर लाइए। किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक कितने दिन चलनी है, किस एंटीबायोटिक, मतलब मैं मान लो लिवोफ्लॉक्स दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? किसी को पता है लिवोफ्लॉक्स से शरीर को क्या? आप में से बहुत लोग लिवोफ्लॉक्सासिन देते भी हो गए। कोई बता सकता है मेरे को लिवोफ्लॉक्सासिन से
दिक्कत क्या आती है शरीर में? क्या ब्लड टेस्ट हमें करवाना चाहिए अगर हम लिवोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो? कोई भी मेरे को जवाब देना चाहे तो दे सकता है। नहीं, कोई भी नहीं। चलो मैं बताता हूँ, लिवोफ्लॉक्सासिन जब हम देते हैं हमारा प्लेटलेट घटता है। प्लेटलेट्स चेक करके देने चाहिए। मैंने बहुत बार, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, प्लेटलेट होता है 40,000, काउंट भी होते हैं अच्छे खासे 22-23 हजार, और लिवोफ्लॉक्सासिन चल रही होती है। ये फर्क पड़ता है आपको, क्या आता है क्या नहीं आता, उससे पता चलता है। आपका 40,000 प्लेटलेट, आप लिवोफ्लॉक्सासिन दे रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं लिवोफ्लॉक्सासिन। देखो, मेडिसिन बाकी ब्रांचेस से बहुत अलग है। इस पे जो आपने लिख दिया ना, आपकी कलम में बहुत ताकत है। मरीज वही खाएगा जो आप लिख के दोगे, आप उसकी जान आपके हाथ में है। मेडिकल फील्ड में यूजेस से ज्यादा, इफेक्ट से ज्यादा, उसके साइड इफेक्ट्स पता होना ज्यादा जरूरी है। हर दवाई का आपको इफेक्ट पता हो ना पता हो, उसके साइड इफेक्ट पता होने बहुत जरूरी है। और कोई कुछ पूछना चाहता है जी? टाइम हो गया वैसे तो। जी जी। ओके सर, और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि 5 मिनट का टाइम है सर के पास अभी। जी लिवोफ्लैक्स के बारे में बता रहे थे, इसको बता दीजिए, बट चलाते तो नहीं है सर, जरूरी है जानकारी। मतलब? लिवोफ्लैक्स के बारे में सर अभी आप बता रहे थे ना, क्या साइड इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्यों देनी चाहिए, तो अभी तक चलाया तो नहीं है, यूज भी नहीं किए हैं उसको, बट जानकारी होना जरूरी है सर। ये सवाल तो नहीं था शायद, आपने बताया है मेरे को शायद, है ना? नहीं सर, बताया नहीं है सर, आप बता रहे थे ना लिवोफ्लैक्स के बारे में, इसलिए सर हाँ, जरूरी है जानकारी। मैं समझ नहीं पा रहा, पूछना क्या चाह रहे हैं कि मतलब मैं बताऊं कि कहाँ काम आते कहाँ नहीं, ऐसे? जी 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 जी, जैसे कि आपने बोला प्लेटलेट कम होने पर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो चीज से जानकारी ले नहीं, रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्लेटलेट से कोई लेना देना है। मैं कह रहा हूँ आप एक, जैसे यूजुअली जो यूरोलॉजिस्ट है, जो यूरो का पेशेंट है, जो नेफ्रो का पेशेंट है, ये लिवोफ्लॉक्स जैसे आप अपने प्रैक्टिस में अजिथ्रोमाइसिन देते होगे, सेफ्पोडॉक्सिन देते होगे, बहुत कॉमनली देते होगे। इनके साइड इफेक्ट्स किसी को नहीं पता होंगे। ऐसे में बता रहा हूँ, कई लोग, मैंने आप में से ही बहुत लोगों के पर्चे देखे, आप हैं नहीं, आप पता नहीं पुराने हैं नए हैं, लेकिन बहुत सारे एचपी की जब मेरे पास पुराने प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, वो कहीं से जब चेक करा रहे होते हैं, उनको लिवोफ्लॉक्सासिन चल रहा होता है। लिवोफ्लॉक्सासिन का साइड इफेक्ट है कि वो प्लेटलेट कम करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 40,000 पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो प्लेटलेट घटाती है। तो ऑलरेडी अगर आपका प्लेटलेट कम है तो आपको पता होना चाहिए, भाई भाई ये वाली एंटीबायोटिक मेरे को अब रोकनी है। अच्छा, इससे हमें पता चलता है एरोबिक कल्चर का रोल कितना है। आपको निमोनिया है, निमोनिया का मतलब होता है ब्रह्मांड में जितने भी कीटाणु हैं, वो किसी भी एक कीटाणु ने आपके लंग के अंदर इन्फेक्शन कर दिया है। अब आपको कौन सी दवाई देनी है? आप पुराने जमाने में मत रहिए कि हाँ हम ये वाले एंटीबायोटिक देंगे 10 दिन को तो ठीक हो जाएगा। आप उसका टेस्ट करवाइए, स्पूटम का एरोबिक कल्चर करवाइए। एरोबिक कल्चर में सबसे पहले पता चलता है कि किस कीटाणु ने इन्फेक्शन किया है, और सेंसिटिविटी बताती है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक इस कीटाणु पे काम करेगी, कौन सी सेंसिटिव है, कौन सी रेजिस्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रग्स देनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है, टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस की इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंस, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी है एक। सर ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं क्या? इज इट ब्लड हेल्पफुल? कल्चर में LRTI बहुत कम आता है। वो तब काम का है अगर पेशेंट को वैप हुआ, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हुआ है, वैप अगर हुआ है, तो ब्लड कल्चर में कोई ना कोई ग्रोथ, अगर सेप्सिस में है पेशेंट, लाइक काउंट्स बहुत ज्यादा है या ये बहुत, तो ब्लड कल्चर का काम है। सबसे ज्यादा काम आपका स्पूटम कल्चर आएगा निमोनिया जानने के लिए। Okay. Oh, sir, can we differentiate pneumonia, COPD, and TB with the osculation sound? ऑस्कल्टेशन? Auscultation. सीओपीडी में रोंका आएंगे, वीज आएगी क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। Okay. और निमोनिया, टीबी में कैविटी बनती है, तो ब्रोंकियल ब्रेथ आते हैं। निमोनिया में एल्विलाई में पानी भरता है, कंसोलिडेशन होती है, तो उसमें क्रेप्ट्स आते हैं। तीनों में ऑस्कुलेशन बहुत अलग अलग है।
Okay. तो वी कैन डिफरेंशिएट थ्रू ऑस्कल्टेशन आल्सो। लेकिन हमें करना नहीं चाहिए उसको डिफरेंशिएट ऑस्कल्टेशन से, क्योंकि ब्रोंकियल ब्रेथ के कारण 1,500 हैं जो मेरी किताब में मैंने देखे हैं। ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रेथ 4 तरीके की होती है। वो बहुत ज्यादा ही, जैसे जैसे हम जिन जो हमारे गुरु रहे हैं, हमारे प्रोफेसर साहब जो रहे हैं, वो उन्हें भी नहीं आते थे, वो भी नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। क्रेफ्ट्स के लाखों कारण है, ब्रोंकाई के हैं बहुत कम है, 4-5 कारण है, पर उसके बेसिस पे आप डायग्नोज नहीं बना डायग्नोस नहीं कर सकते। सकते। आप ओके डिफरेंशियल्स सो बना सकते हो। ब्रोंकाई है तो हाँ यही 5-6 चीजें होंगी। क्रेफ्ट्स है तो यही कॉमन इंडिया में 15-20 है तो यही होंगी। ब्रोंकियल ब्रेथ आ रहा है तो इंडिया में यही 50 चीजें कॉमन है, यही होंगी। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आगे की इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से करवा सकते हो आप। ओके सो इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट है ओवरऑल। करानी पड़ेगी सबसे ओके कॉमन सर। हमारे में। आपको आपको अगर कोई पेशेंट कफ की, बहुत सिंपल रेस्पिरेटरी का बता रहा हूँ, कफ कह रहा है जी मेरे को 15 दिन से ज्यादा है, आपको लॉ कहता है कानूनी हिसाब से आपको एक्सरे करवाना जरूरी है। अगर कोई बंदा आप पे केस कर देना तो लॉयर आपसे पहली चीज पूछेगा 15 दिन से ज्यादा की हिस्ट्री ली हुई है, आपने एक्सरे क्यों नहीं कराया। कानून कहता है, ये मेडिकल साइंस तो कहती है। अब भारत का कानून कहता है कि 15 दिन से ज्यादा अगर खांसी है तो पहली चीज चेस्ट एक्सरे तो कराना ही कराना है। ओके थैंक यू। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इतना सर कीमती समय दिया है अपना, जी और भैया। बहुत सर अच्छे से मैं हमारे सभी पार्टनर्स को आपने समझाया है सर। जी सर मैं वंडरफुल वेबिनार रहा है सर आपके द्वारा। ओके सर, जी थैंक यू सो मच सर सर। ओके मैं भैया। पूछना चाहता था। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। सर जी जैसे कि अभी अपने इस विषय पे चर्चा चल रही थी, तो सर जैसे कि बताया गया है कि जैसे पीडीसी कुछ ऐसा करके होता है, तो पीडीसी का मतलब पेशेंट से पूछना जरूरी है पूरी हिस्ट्री लेके उसमें। इसमें मैं समझ ही नहीं पाया, पीडीसी क्या है। आवाज। सर जैसे कोई पेशेंट आया और अपने लिए मान लीजिए जैसे ब्रांको डायलेटर के जैसे कि उसके अस्थमा का पेशेंट है या फिर उसको खांसी है, निमोनिया कुछ भी है, तो उसमें अपने लिए जैसे पीडीसी के बारे में बताया गया है कि पीडीसी उससे उससे पूरा मतलब पता चल जाता है, अपने लिए पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। क्या है, क्या पीडीसी क्या चीज है। सर कुछ ऐसा बताया गया था, पोटेंशियल डायग्नोस्टिक के लिए कुछ ऐसा अच्छा ये। तो तो क्या मतलब पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू से मतलब क्या जानना चाह रहे हैं आप, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब कि ये बताया गया है कि इससे मतलब अपने लिए पूरी मतलब जो मेन जानकारी होती है, जहाँ मुद्दे पे अपने लिए पहुंचना होता है। कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत सी बातें ऐसी मिस कर जाता है और मतलब झूठ बोल जाता है कि उससे फिर अपने लिए वो पूरा पता चल जाता है। इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं है पता, पर मैं हाँ देखो, ऐसे ही आप जो पूछना चाह रहे हो आपसे शायद मैं, डिस्कस करना चाहता था थोड़ा हाँ सा। वो जो आप पूछना चाह रहे हो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, बताना मैं। आप वही पूछना चाह रहे थे कि नहीं। जी जी आप जी पूछना जी चाह रहे हैं जब पेशेंट जी। हिस्ट्री लेता है, मतलब मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट से हिस्ट्री लेता हूँ, तो मैं कई चीजें उसकी सुनता हाँ हूँ, कई चीजें अपनी पूछता हूँ। अब पेशेंट ने मान लो मेरे को बता दिया जी कि जी कफ स्पूटम है मेरे को, तो मैं ड्यूरेशन पूछूंगा जी जी। कि भैया, वो कहेगा जी 4-5 दिन से है। हम्म। तो आप जिसको पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू बोलते हैं, मैं उसको डिफरेंशियल डायग्नोस बोलता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं वही सोच रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। मैं सोचूंगा अच्छा 5 दिन है यार, इसको वायरल सर इन्फेक्शन हो गया। डिफरेंट। जी जी। मतलब मेरे को डायग्नोस्टिक क्लू मिल गया है उसकी हिस्ट्री से कि 5 दिन की हिस्ट्री है तो यार इसको वायरल हो सकता है। साथ में गला दर्द है तो हो सकता है सुपर हेडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। वो कहेगा जी मेरे को 15-20 दिन से ज्यादा हो गया, तो मैं जाऊंगा यार इसको लंग के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इसको निमोनिया हो सकता है, इसको टीबी हो सकता है, इसको ब्रोंकिएक्टाइटिस हो सकता है। फिर मैं पूछूंगा जी स्पुटम किस कलर का आता है, वो कहेगा जी पस आती है स्पुटम में। तो मेरे दिमाग में और क्लू आएगा, मैं कहा जी अच्छा लंग एब्सेंस हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है, ब्रोंकिएक्टाइटिस हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। फिर मैं पूछूंगा जी पस कितना आता है, वो कहेगा जी मेरे को जी, मैं खांसता हूँ तो मेरे को आधा लीटर 1 लीटर पस आ जाता है। तो मेरे दिमाग में दो ही बचते हैं आखिर में, एक है अपना लंग एब्सेस और दूसरा है ब्रोंकोरिया। ब्रोंकोरिया होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग में।
सिर्फ दो ही शरीर में कंडीशन है जिसमें बंदा खांसते खांसते 1 लीटर पस निकाल सकता है। तो मैं खांसी की हिस्ट्री से शुरू होकर कैंसर तक पहुंच गया सिर्फ जी खांसी की हिस्ट्री से। आप यही पूछना चाह रहे हैं, डायग्नोस्टिक क्लू? जी 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 तो जी। ये तो जी हिस्ट्री टेकिंग है। हिस्ट्री टेकिंग तो जी हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो बताते हैं कि हिस्ट्री एक आर्ट है। आप जितनी पेशेंट से बात करोगे आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत उतनी कम पड़ती है। जी एक एमबीबीएस डॉक्टर क्या करता है? दिन में तो 100 इसमें पेशेंट देखता है। एक एमडी पेशेंट क्या करता है? दिन में 20 पेशेंट देखता है। एक डीएम डॉक्टर क्या करता है? वो दिन में 2 पेशेंट देखता है। समझ रहे हो? एमबीबीएस डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं कि सबसे डिटेल में बात करे। एमडी के पास ठीक है, वो थोड़ा बहुत टाइम होता है। डीएम के पास तो ये मतलब है, पेशेंट डीएम के पास अगर पहुंच गया तो उसकी पूरी जन्म कुंडली उसको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। हिस्ट्री एक आर्ट है, हिस्ट्री आनी चाहिए। आधी बीमारी हिस्ट्री, रेस्पिरेटरी इकलौती ब्रांच है, आधी बीमारी हिस्ट्री में पता चल जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, आज वेबिनार की स्टार्टिंग में ही हमें बोला था। हाँ, बोलो। जी सर, अ, सर जैसे हिस्ट्री लेने में आपकी आवाज नहीं आ रही जी। नेटवर्क। ठीक है सर। तो नहीं, काफी सर। ठीक है जी, ओके। क्योंकि सर इमरजेंसी ड्यूटी में है अभी। मैं समझ पा रहा हूँ सर। वही थैंक यू। वही 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 वही। आपने अपना कीमती समय दिया है सर। ओके सर, जी, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।